नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। हल्द्वानी से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री धामी का हल्द्वानी दौरा। राष्ट्रीय खेलों के समापन के लिए स्टेडियम का करेंगे निरीक्षण। खेल अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। 14 फरवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों का होगा समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है और ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राष्ट्रीय खेलों के समापन में शिरकत करने पहुंचेंगे। खेल अधिकारियों के साथ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक भी करने जा रही हैं और आज हल्द्वानी दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे और इस दौरान समापन के दौरान तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी दौरे पर रहने वाले हैं। 14 फरवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन होना है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड में पहुंचेंगे और खेलों के समापन के दौरान कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चली हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय खेलों के समापन को लेकर तैयारियों का जायजा भी लेंगे। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं राष्ट्रीय खेलों के समापन को लेकर? देखिए, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से यहाँ पर जो है कल 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन होने जा रहा है, जिसको लेके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जिसको लेके भव्य तैयारी खेल विभाग द्वारा की जा रही है। आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर आ रहे हैं, लगभग 12 बजे यहाँ पर आएंगे और जो यहाँ पर तैयारी को लेके एक पूरा निरीक्षण करें, जायजा लेंगे और सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। वहीं जिस प्रकार से उत्तराखंड ने 80 गोल्ड मेडल लेके 7वें स्थान प्राप्त किया, इससे कहीं ना कहीं खिलाड़ी में काफी उत्साह है। और दर्शकों की अगर बात करते हैं तो दर्शकों के लिए दो गेट बनाए गए, 3 प्रकार के जो है कार्ड इश्यू किए गए हैं, जिसको एक कैटेगरी में बांटा गया है। क्योंकि जिस प्रकार से फाइनल मैच फुटबॉल का उत्तराखंड और दिल्ली के मध्य हुआ था और जिस प्रकार जन सैलाब मैच देखने के लिए यहाँ पर उभरा था, उसको देखते हुए प्रशासन काफी सतर्क हो गया है और लगातार यहाँ पर प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है। जी, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का जिस तरह से आयोजन भी हुआ, हल्द्वानी में बढ़ चढ़कर खिलाड़ियों ने हिस्सा भी लिया, तो क्या माना जा रहा है कि इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिली और अब मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, तो खिलाड़ियों से किस तरह संवाद कर सकते हैं? सर, लगातार प्रशासन के द्वारा तैयारियां यहाँ पे की जा रही है। अभी भी रिहर्सल यहाँ पे चल रही है और लगातार यहाँ पे जो कार्यक्रमों को एक रूपरेखा भव्य रूप दिया जा रहा है और जिसके लेके प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। जी, बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से ये तस्वीरें दिखा रहे थे आपको। और देहरादून से बड़ी खबर है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग। गृह मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। हमारे खिलाड़ियों ने बनाया राष्ट्रीय खेलों में भव्य। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेखा आर्या का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेलों को भव्य बनाया है और समापन कार्यक्रम भी शानदार होगा। खेल मंत्री ने समापन समारोह कार्यक्रम की समीक्षा भी की है और प्रदेश के सभी मेडल विनर समारोह को आमंत्रित भी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री और खेल मंत्री रेखा आर्या का यह बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समापन कार्यक्रम बेहद शानदार होगा। इसको लेकर तैयारियां तेज हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने इसको लेकर बैठक भी की अधिकारियों के साथ और इस दौरान समापन की तैयारियों का जायजा भी लिया है। साथ ही प्रदेश के सभी मेडल विनर समारोह में आमंत्रित भी किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन कार्यक्रम होना है और केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग। और इसको लेकर तैयारियां भी अब तेज हो गई हैं।
और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां भी हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड दौरे पर आएंगे इस दौरान। योगेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी योगेश, किस तरह की तैयारियां हैं राष्ट्रीय खेलों के समापन को लेकर? हाँ, देखिए बिल्कुल विशाल, देखा जाए जिस तरह से राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ था 28 जनवरी में, उस दौरान पीएम मोदी आए थे, लेकिन अब जो है समापन होना है कल, उसको लेकर के हल्द्वानी में तैयारियां की जा रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल दौरे पर रहेंगे और वहाँ जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और समापन का कार्यक्रम भव्य है वो बेहतर हो, उसके लिए जो लगातार जो है वहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। खेल मंत्री स्वयं जो है अधिकारियों के साथ जो है लगातार समीक्षा बैठक कर रही हैं, वहाँ का निरीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि देखिए बेहतर व्यवस्थाएं के साथ साथ इस खेल का समापन हो, क्योंकि देखिए 28 जनवरी में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो भव्य कार्यक्रम जो है देहरादून के अंदर किया गया था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी और काफी अच्छा वो कार्यक्रम था। उसमें काफी भीड़ में जो है लोग पहुंचे थे और जो उसमें स्टार भी पहुंचे थे, जिसमें काफी कार्यक्रम रखे गए थे। अब जो है कल समापन होना है और समापन के दौरान जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री को निमंत्रण सौंपने के लिए सीएम धामी गए थे और उसके बाद अब कल वो वहां पर हल्द्वानी में कार्यक्रम में पहुंचेंगे, समापन होगा राष्ट्रीय खेलों का, तो निश्चित तौर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है खेल मंत्रालय द्वारा। और ऐसे में वहां पर कार्यक्रम को देखते हुए और गृह मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वो भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी अधिकारी हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री की, वो आज ही वहां पर पहुंच जाएंगे और वहां पर पहुंचकर उस तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर लेंगे सुरक्षा से जुड़ी। साथ ही जो है जो वहां पर जो अब तक मेडल जीत चुके हैं खिलाड़ी हैं, उनसे भी जो है केंद्रीय गृह मंत्री मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और फीडबैक लेंगे कि आखिरकार इस बार जिस तरह से उत्तराखंड को मेजबानी मिली थी और वहां पर जिस तरह की व्यवस्था रही है, वो व्यवस्थाओं में क्या कुछ खासा रहा है। और साथ ही साथ जो इस बार मेडल जीते हैं उनसे मिलने के साथ उन्हें बधाई भी देते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। तो निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम भव्य होने वाला है और इसको कार्यक्रम को लेकर तमाम व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है प्रशासन। जी लेकिन योगेश, ऐसे में किस तरह का माहौल भी अब बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भी उत्तराखंड को मिली और इस दौरान खिलाड़ियों ने भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। तो ऐसे में क्या उन खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री जिन्होंने मेडल जीते हैं, अपने नाम किए हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जो खिलाड़ी जीते हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, जिस बढ़िया प्रदर्शन किया है, उन सभी को इनविटेशन भेजा गया है। वो सब कल इसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उनसे मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे और उनसे मिलकर जो है किस तरह के कार्यक्रम रहे हैं, किस तरह से खेलों की मेजबानी जिस तरह से उत्तराखंड को मिली थी, कोई समस्या तो नहीं रही है, हर तमाम बातों पर फीडबैक लेंगे, उन्हें बधाई देते हुए वो केंद्रीय गृह मंत्री नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर भव्य कार्यक्रम रखा गया है और जिस तरह से देखा जाए कि इस बार उत्तराखंड को इसकी मेजबानी मिली थी, उत्तराखंड ने उस तरह से इसका प्रदर्शन किया है, बेहतर प्रदर्शन उत्तराखंड का भी रहा है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो जिस तरह से स्लोगन दिया गया था कि देवभूमि से खेल भूमि, तो देखिए निश्चित तौर पर खेल में इस बार जो है जिस तरह से उत्तराखंड को मेजबानी मिली और इस बार राष्ट्रीय खेलों में जो है उत्तराखंड का जो कद है वो बढ़ा है, क्योंकि उत्तराखंड ने जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया है, बेहतर व्यवस्था की है, तो निश्चित तौर पर इसकी जो है दूर दूर तक इसकी चर्चा रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए उस दौरान इसका काफी ब्रांडिंग हुई है और अब जिस तरह से अमित शाह जिस कार्यक्रम में समापन के दौरान पहुंच रहे हैं, तो देखिए निश्चित तौर पर इससे जो है काफी बढ़ावा जो है उत्तराखंड को मिला है। और अब जिस तरह से कल वहां पर खिलाड़ी मौजूद रहेंगे और अमित शाह आएंगे तो वहां पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और खिलाड़ियों से मुलाकात भी करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तराखंड में बीजेपी को मार्च महीने तक अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में वैसे तो कई चेहरे हैं, लेकिन यदि जातिगत समीकरण और गढ़वाल और कुमाऊं का फैक्टर चला तो गढ़वाल में नया प्रदेश अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। और इस दौड़ में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अर्थवाल भी शामिल हैं। मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ और जहाँ तक आपकी दावेदारी का कहना है तो पार्टी विचार करेगी। यदि ऐसा उनका लगेगा कि मैं इस लायक फिट बैठता हूँ तो स्वाभाविक है। अब मैं तो अब सबसे सीनियर लोगों में से हूँ और काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। अभी पार्टी को सोचना है अब कहीं मतलब कहाँ हमारे को रखना है, क्या हमारी भूमिका रहेगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जैसा पार्टी का आदेश होगा वो सिरोधार्य है। मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ और जहाँ तक आपकी दावेदारी का कहना है तो पार्टी विचार करेगी। यदि ऐसा उनका लगेगा कि मैं इस लायक फिट बैठता हूँ तो स्वाभाविक है।
जिम कॉर्बेट पार्क में सफारी के लिए इस्तेमाल होने वाले जिप्सियों के रोटेशन सिस्टम में संशोधन को लेकर विवाद गर्मा गया है। नेचर गाइड और जिप्सी मालिकों ने प्रशासन को घेरा है। पार्क में फिलहाल 380 से ज़्यादा जिप्सियां रजिस्टर्ड हैं, जो तय संख्या में टूरिस्ट को सफारी पर लेकर जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन जिप्सियों के लिए संचालन के लिए बनाया गया रोटेशन सिस्टम सही तरीके से काम कर भी रहा है या फिर नहीं। दरअसल पार्क प्रशासन ऑटोमेटिक सिस्टम चूजिंग से यह तय करता है कि किस जिप्सी को कब पार्क में प्रवेश मिलेगा। लेकिन नेचर गाइड एसोसिएशन का कहना है कि इस सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि इससे कई जिप्सी मालिकों के सामने अब नुकसान जैसी समस्या भी सामने आ रही है। नेचर गाइड्स और जिप्सी एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर पार्क प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंप दिया है। काफ़ी टाइम से ये जिप्सी रोटेशन के संबंध में वार्ताएं चल रही थी, जो कि जिप्सी यूनियन कर रहा था खुद, लेकिन आज हमें मजबूरन होके कॉर्बेट ऑफिस आना पड़ा, क्योंकि रोजगार सबको चाहिए। नहीं तो नेचर गाइड को जरूरत नहीं है कि ये रोटेशन के चक्कर में पड़े, बट रोजगारी कुछ नहीं है। देखने की चीज़ है कि रिजर्व फॉरेस्ट के जोन पैक हो रहे हैं और कॉर्बेट के जोन 2 या 4 परमिट कट रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, क्योंकि उसमें रोटेशन प्रणाली जो है वो संशोधन की जरूरत है, यानी कि अगर चूजिंग सिस्टम भी गाड़ी का हो तो अंतिम क्षण तक हो, और रोटेशन सिस्टम भी जो चल रहा है वो अंतिम क्षण तक अगर टूरिस्ट कोई बुक करता है तो उनकी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो। तो हमारा है कि रोजगार बढ़े। रोजगार बढ़ने में हमने वार्डन साहब से आज मिले हैं, डायरेक्टर साहब के एब्सेंट में, तो उनको बताया कि देखिए आप हाई कमान है, यानी कि एक रेट की हड्डी है कॉर्बेट की, तो कोई कुछ भी कहे लेकिन डिसीजन मेकर आप हैं, आपको डिसीजन लेना है क्या सही है क्या गलत है। आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गर्जिया जोन से संबंधित जो नेचर गाइड्स हैं वो मिलने आए थे। उनका मान है कि कॉर्बेट के गर्जिया जोन में सफारी जिप्सी जो है उनकी संख्या कुछ कम है, या पर्यटकों का इस ओर रुख नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कॉर्बेट में जिप्सी को रोटेशन की व्यवस्था के संबंध में कुछ बताया गया है। इसके अलावा उनको अवगत कराया गया कि अभी वर्तमान में पीक सीजन चलने वाला है, तो पीक सीजन में गर्जिया में गाइड्स की पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, और निश्चित तौर पे जो उनकी मांगे हैं उस पर भी और संवाददाता सलीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सलीम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां भी हैं पार्क प्रशासन की, और जो रोटेशन सिस्टम है इससे किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं जो घूमने जा रहे हैं पर्यटक? कॉर्बेट नेशनल पार्क के गर्जिया जोन से नेचर गाइडों ने ज्ञापन देकर के प्रशासन को आगाह किया है कि जिस तरीके से रोटेशन सिस्टम बनाया गया है जिप्सियों का, वो कहीं ना कहीं उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो सैलानी देश विदेश से यहाँ घूमने की हसरत लिए आते हैं उनको बेरंग होकर के लौटना पड़ रहा है, क्योंकि उससे दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो 28 जो उनके अनुसार 28 चक्कर जो है जिप्सी को मिलते हैं, और अगर वो जल्दी पूरे हो जाते हैं तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है जिप्सी को। इससे जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, बुकिंग करने की जो सुविधा है वो ऑनलाइन है। लास्ट टाइम तक बुकिंग करने की सुविधा मांग रहे हैं वो लोग, लेकिन लास्ट टाइम तक बुकिंग नहीं हो पाती, इससे उनको जो है सफारी का लुत्फ जो है वो नहीं मिल पाता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो नेचर गाइड है, क्योंकि उनका जिप्सी का चक्कर का सिस्टम होता है जो उनको पे किया जाता है, और साथ ही जो लोग वहां पर रहते हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कारोबारी हो चाहे छोटे छोटे दुकानदार हो, उनको पे भी कहीं ना कहीं रोजी रोटी का जो अभाव है वो खतरा जो है मंडराने लगा है। तो अब इसको लेकर के जो है उन्होंने ज्ञापन दिया और कॉर्पोरेट प्रशासन से एक मांग की है कि जो उसका रोटेशन सिस्टम है, जो चूजिंग सिस्टम है, इसको जो है अंतिम क्षण तक किया जाए कि टूरिस्ट अगर लास्ट मोमेंट पे भी अगर गेट पे पहुंचता है तो उसको जो है वहां से सफारी के बिना ना लौटना पड़े। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सलीम जानकारी साझा करने के लिए। देवभूमि उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से लागू हुई समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर विवाद थमने का नाम अब नहीं ले रहा है। अब इस कानून के लिव इन रिलेशनशिप सहित कई प्रावधानों को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती भी दी गई है, जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है, जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब देने को भी कहा है। अब इसे लेकर विपक्ष भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। अब नैनीताल हाई कोर्ट पहुंचा यूसीसी का मामला। कोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह में मांगा जवाब। यूसीसी को लेकर विपक्ष का फिर सियासी हमला। 27 जनवरी को देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुई यूसीसी का विरोध अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ और असंवैधानिक बताया है। इस मामले को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। इससे पहले
मुस्लिम सेवा संगठन समेत कई अल्पसंख्यक संगठनों ने यूसीसी के अलग अलग प्रावधानों का विरोध दर्ज कराया था। अब मामला हाई कोर्ट में है। देखिए 2 साल तक सरकार ने अपने जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करके और एक कमेटी बना करके यूसीसी को लागू करने का काम किया और बहुत बेहतर हमारा यूसीसी लागू हुआ है। एक समान अधिकार सभी को मिले, इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने अपनी कवायद करी है। अब अगर किसी ने इसमें चुनौती दी है कुछ लोगों ने, तो मुझे लगता है कि सरकार इसका बहुत बेहतर जवाब देगी और कहीं अगर कोई कमी पेशी आती है या अगर जनता को ऐसा लगता है, क्योंकि कोई भी कानून जब बनता है तो वो जनहित में बनता है, जनता के लिए बनता है। अगर इसमें जनता को कहीं पर कोई ऐतराज होता है तो सरकार उसमें जवाब भी देती है और उसमें अमेंडमेंट भी समय समय पर करती है, तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है। यूसीसी की वैधता को लेकर कानूनी बहस तेज। कई लोगों ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका। लिव इन रिलेशनशिप सहित कई प्रावधानों का विरोध। वैवाहिक पद्धति की अनदेखी का लगाया आरोप। उत्तराखंड में लागू यूसीसी की वैधता को लेकर कानूनी बहस तेज हो गई है। देहरादून निवासी एलमसुद्दीन और भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी सहित कई लोगों ने अलग अलग याचिका दायर कर राज्य सरकार की ओर से पारित यूसीसी के प्रावधानों में शामिल लिव इन रिलेशनशिप सहित मुस्लिम, पारसी आदि के वैवाहिक पद्धति की यूसीसी में अनदेखी करने के साथ अन्य प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिस पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। यूसीसी को लेकर हरिद्वार में हुआ था विरोध प्रदर्शन। याचिका में मौलिक अधिकारों को दिया हवाला। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि कुरान की आयतों और उसके सिद्धांतों का पालन करना याचिकाकर्ता के साथ साथ मुस्लिम समुदाय का आवश्यक धार्मिक अभ्यास है। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म के स्वतंत्र पेशे और अभ्यास का मौलिक अधिकार है। यूसीसी लागू होने के बाद हरिद्वार सहित कई जिलों में मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था और अब मामला कोर्ट में है। अगर कोई हाईकोर्ट गया है और उसमें उन्होंने चुनौती दी और सरकार को कोर्ट ने तलब किया है तो सरकार उसमें अपना जवाब देगी और मुझे लगता है कि जो सारी खामियां हैं वो भी इसमें दूर कर ली जाएगी। मुझे लगता है कि तमाम वो चीज़ें जो यूसीसी में आई हैं उसमें हम सब के अधिकार निहित है, कोई भी इसमें खराबी नहीं है, किसी का भी इसमें कोई अहित नहीं है। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं अगर हाईकोर्ट ने बुलाया है तो सरकार हाईकोर्ट जवाब देने जाएगी। अल्पसंख्यकों के रीति रिवाजों की अनदेखी का आरोप। यूसीसी में विवादित प्रावधानों को रद्द करने की प्रार्थना। कांग्रेस प्रवक्ता ने भी बोला सरकार पर सियासी हमला। लिव इन रिलेशनशिप प्रावधान से छवि को नुकसान। याचिका में यूसीसी के बहाने अल्पसंख्यकों के रीति रिवाजों की अनदेखी किए जाने का आरोप है। याचिका में यूसीसी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 व 25 का उल्लंघन करार देते हुए विवादित प्रावधानों को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो प्रावधान यूसीसी में किए गए उससे देवभूमि की छवि को नुकसान होगा। कांग्रेस लगातार बोल रही है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए बिल्कुल, और जब से यूसीसी जो है लेके धामी सरकार आई है कांग्रेस पार्टी ने उसका कड़ा विरोध किया है। विरोध कुछ पॉइंट्स का था और हाईकोर्ट ने भी उन्हीं पॉइंट्स पे सरकार से जो है जवाब मांगने का कार्य किया है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आप यूसीसी लेके आ रहे हैं राज्य के अंदर और उसमें लिव इन रिलेशनशिप की जो बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आज जो देवभूमि की जो साख है, जो हमारे कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, उसको साख पे लगा करके आप जो है लिव इन रिलेशनशिप पे इतना जोर जो दे रहे हैं कि पंजीकरण अनिवार्य है, पंजीकरण करा करके क्या क्या जो इलीगल चीज़ है वो लीगल हो जाएगी। तो ये सरकार को समझना होगा और बिल्कुल हमने पहले भी कहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह के दरवाजे खुले हैं और हम दोनों ही जगह के दरवाजे खटखटाएंगे और बिल्कुल हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। सरकार को ये सोचना है कि इन मुद्दों पे हाई कोर्ट में जवाब देगी क्या। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन है अनिवार्य। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर यूसीसी में सजा का प्रावधान, 6 माह की जेल, 25,000 जुर्माना या दोनों का प्रावधान। कानून में लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर कोई जोड़ा बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर 6 माह की जेल या 25,000 जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है। इधर सरकार का कहना है कि संविधान के तहत ही यूसीसी लागू किया गया, इसमें कुछ गलत नहीं है। चुनावी राज्यों में उत्तराखंड के यूसीसी की हुई थी चर्चा। बीजेपी ने जनता से यूसीसी लागू करने का किया था वादा।
उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर चुनावी वादा किया पूरा। समान नागरिक संहिता बीजेपी की प्राथमिकता है। कई चुनावी राज्यों में बीजेपी ने उत्तराखंड का जिक्र कर यूसीसी लागू करने का वादा किया है। देश के प्रधानमंत्री भी कई बार यूसीसी का जिक्र कर चुके हैं। लिहाजा अगर हाईकोर्ट का कोई फैसला आता है, फिर उसमें कोई शक नहीं कि कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ हाईवे पर मारवाड़ी के पास सड़क पर मलबा आने से सड़क बाधित हो गई, जिसके चलते जेबी कंपनी समेत नगर क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाने वाले बच्चे को अब पैदल स्कूल तक पहुंचना पड़ रहा है। साथ ही सुबह तक इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी बाधित रही। हालांकि बाद में कार्यदायी संस्था ने बाधित सड़क को खोलकर आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।